जी नहीं, मैं इस लड़की को नहीं पहचानती। लेकिन हाँ, गीता को हमने आधारदीप हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था। हमारी एक वॉलेंटियर है जिसको पता चला था कि गीता प्रेग्नेंट है। 19 दिसंबर की रात थी, बहुत ठंड पड़ी थी और ये गीता बहुत बुरी हालत में थी, तो हमने तुरंत एम्बुलेंस भेजी थी। पारुल जी, ये लड़की गीता के टच में थी, उसके बच्चे के लिए। अच्छा जी, और इस लड़की ने डहाणू के एक हॉस्पिटल से बच्चा चुराया है। किसी रैकेट का हिस्सा हो सकती है। लेकिन फिर भी मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि इस केस में हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं। आप हमें गीता के बारे में थोड़ी और जानकारी दे सकती हैं। तो फिर आप हमारी टीम की वॉलेंटियर अंजलि से बात कीजिए, क्योंकि अंजलि की ही गीता पर पहले नजर पड़ी थी और अंजलि ही गीता को लेकर अस्पताल गई थी। हाय, मैं अंजलि जवेरी। गीता तुम्हें कहाँ मिली थी? यहाँ शिव मंदिर चौक के पास ही पड़ी हुई थी। 19 दिसंबर की रात को देखा था उसे। प्रेग्नेंट थी, कंडीशन भी बहुत ख़राब थी, बहुत दर्द हो रहा था उसे। हम इन दोनों को ढूंढ रहे हैं। पारुल मैम ने बताया मुझे। तो क्या मैडम? नहीं मैडम, मैं नहीं जानती इन्हें। पक्का? पक्का का क्या मतलब? नहीं जानती मतलब नहीं जानती ना। और कौन जानता है इन लड़कियों को? मैम, मैं इन्हें नहीं जानती तो इन्हें जानने वालों को कैसे जानूंगी? तुम गीता को कितना जानती थी? बस उस रात मिली थी, हॉस्पिटल ले गई थी, पर बेचारी बच नहीं पाई। देखो अंजलि, ये दोनों लड़कियां गीता को पहले से जानती थी, तो हो सकता है गीता को जानने वाली शायद इन्हें जानती हो। तो बाकी भीख मांगने वालों से आपने बात की शिव मंदिर चौक के पास? शायद उनमें से किसी ने इनको गीता के साथ देखा हो या गीता ने इन्हें कुछ बोला हो। सही कह रही हो, चलो मेरे साथ। कहाँ? शिव मंदिर चौक। बताओ गीता तुम्हें कहाँ मिली थी और उसके आसपास कौन था? सर, ये वलसाड और सूरत दोनों ही आरटीओ से आए हैं। इसमें GJ और नंबर 46 से शुरू होने वाले सारे स्कूटर के डिटेल्स हैं सर। एक रजिस्ट्रेशन नंबर को अच्छी तरह से स्कैन करना होगा। पता नहीं इनमें से कौन सा नंबर हमारे काम का निकला है। पूरे वलसाड़ में लड़के फील्डिंग कर रहे हैं सर। वापी में भी करवा, सूरत और नवसारी में भी। इस जुर्म की जड़ें कहाँ हैं, हमें अभी तक नहीं पता। सर, एक बात समझ में नहीं आ रही है, क्यों इसी हॉस्पिटल में इसी बच्चे को टारगेट किया गया है? जरूर कुछ पर्सनल होगा सर। पर्सनल क्या हो सकता है गुरु? माँ बाप कुछ बोल ही नहीं रहे। हमने उन्हें हर तरह से टटोला। तुम्हारे लोग भी उनके गांव जवार से कुछ नहीं ढूंढ पाए। एक काम करता हूँ, अपने सारे लड़के लड़कियों को फील्ड से बुलवा कर सिर्फ इस एक लड़के को ढूंढने में लगा देता हूँ। आशा और पद्मा। मैं आशा साहब। साहब, आपको हमारा नाम कैसे मालूम? तुम दोनों से कुछ बात करनी है, चलो। लेकिन हमने क्या किया है साहब? कुछ किया नहीं है, सिर्फ बात करनी है। चाय नाश्ता भी करवा देंगे, चलो। हमको कोई चाय नाश्ता नहीं करना है साहब। साहब, हम पर कोई गलत इल्जाम न ठोको साहब। इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, सच में बात करनी है, ले चलो। लेकिन साहब कुछ तो बताइए कैसे? बोला ना, सिर्फ बात करनी है, गिरफ्तार नहीं करना है। कम इन सर। या कम इन। सबके स्टेटमेंट्स फाइल कर दी? जी सर। मुझे लगता है अपना सिक्योरिटी वाला शमशेर और नर्स पूजा, इन दोनों ने जानबूझकर उस किडनैपर को अनदेखा किया होगा। उन दोनों के खिलाफ हमें कोई ना कोई एक्शन तो लेना ही होगा। अब उन दोनों का कोई इन्वॉल्वमेंट है या नहीं, इस बात का पता तो पुलिस लगाएगी। हमें सिर्फ उन्हें कोऑपरेट करना है और हमारी इंटरनल इंक्वायरी शेयर करनी है। केस करेंगे हम पर? बच्चे के माँ बाप? अगर करेंगे तो तब की तब देखेंगे। बच्चा मिल जाना चाहिए। ऑब्वियसली गायत्री। और कुछ डिस्कस करना? नहीं। क्यों लालू उस वक्त नहीं रोया? क्यों मेरी आंख नहीं खुली जब वो लड़की हमारा बच्चा उठा कर ले गई?
विनय, कौन थी वो लड़की? ये कैसा सवाल है नंदिनी? तुम्हें क्या लगता है मैं उसे जानता हूं? मेरा हाथ है उसमें? हाँ, अपहरण होता तो फिरौती मांगते ना। फिर क्यों? कितनी सी जान। हेलो, हमारा पोता। हमसे कुछ छुपाया तो नहीं गया है ना? विनय और नंदिनी ने खाना भी मंगाया, पैक करके मिलेगा। ये कौन है? अरे ये, इसको तो कई बार देखा है ना आशा? हाँ, आशा, पद्मा, बात को खींचो मत। एक 4 दिन के लड़के को चुराया इसने अस्पताल से। किसी गिरोह के लिए काम करती है? ये गिरो विरो हमको नहीं मालूम मैम साहब। और अपनी गीता जो थी वो पेट से कैसे हुई ये भी हमको नहीं मालूम। उसके पति का कोई ठिकाना नहीं था। एक दिन बोली 3 महीने पेट से। हमने पूछा ये लड़की कौन है? सब ये औरत कौन है हमको नहीं मालूम साहब, लेकिन इतना पता है एक दिन ना ये रिक्शा से आई थी और गीता भी उसे ग्राहक समझ के ही भीख मांग रही थी। लेकिन ये औरत है ना साहब, गीता से कुछ बात करना चाहती थी, ये ले गई अपने साथ। ए माई दे दे, माई दे दे, गरीब की दुआ लगेगी माई। माई दे दे माई, ए माई दे दे ना, ए माई दे, गरीब की दुआ लगेगी माई। ए माई हमें भी दे दे, हमने क्या पाप किया है? ए माई दे। कौन थी वो? नाम, कहाँ से थी? गीता से क्या बात हुई, कुछ पता है? ये तो नहीं पता मैडम कि उसकी गीता से क्या बात हुई थी, लेकिन उस दिन के बाद वो रोज आती थी गीता से मिलने। और जब हम नहीं होते ना तब भी वो गीता से मिलने आती थी। कैसे पता? अरे साहब, गीता खुद बताई हमें। तगड़ी भीख देती थी, उसको अच्छा अच्छा खाने को देती थी वो। तुम ये बताओ गीता ने क्या बताया? साहब हम ही ने पूछा था उससे, हमसे तो रहा नहीं जा रहा था। फिर एक दिन चढ़ गई उस पर दोनों, तब जाकर बोली जो भी मैं कर रही हूँ ना पेट के बच्चे के लिए कर रही हूँ। अरे नहीं, उसको मुझसे कोई काम नहीं करवाना है। ये मेरे पेट का बच्चा चाहिए उसको, और 30,000 रुपये भी देने को तैयार है। क्या तू बच्चा बेचेगी? अरे भीख मंगवाने से तो अच्छा ही है। अब बोलिए कि बड़े से बड़े अस्पताल में पैदा करवाएगी। लेकिन वो भीख मांगने वाली के बच्चे के साथ क्या करेगी? ऐसा देखा, मेरे को जो बोलना है ना बोल, मेरे बच्चे को कुछ नहीं। हाँ, तेवर तो देखो इसके। हाँ। अब समझ में आया, धंधा कर रही है, बच्चा इसीलिए पैदा कर रही है ना। मुंह नोच लूंगी तेरा, समझी? चुप कर। खुद मुंह काला करके आई है, मेरा मुंह नोचेगी तू? अरे हम भिखारी है, लेकिन भिखारियों की भी कोई इज्जत होती है। और तेरे को क्या मालूम कि वो बच्चे को धंधे पे नहीं लगाएगी? हाँ। अगर लड़की हुई तो लाल बत्ती बाजार में, अगर लड़का हुआ तो लाल सिग्नल पे, समझी? अरे साला, तो मैं कौन सा बड़ा काम करवाने वाली थी बच्चे से? तो महारानियों के जलन से पेट दुख रहा है मेरा। जाओ जाओ, नजर मत लगाओ। अब ऐसे भी मुझे पता है कि लड़का ही होगा, और उस मैडम को भी ना लड़का ही चाहिए। जाओ। गीता को कैसे पता था कि उसे लड़का ही होने वाला है? ये उसे कहीं लेके गई थी पता करने के लिए? ये तो हमको नहीं पता मैडम। गीता ने नाम नहीं बताया इसका? ना, वो नाम काय को बताती साहब? हमको तो पहले से ही मालूम था कि ये साली गीता बच्चे लोग का धंधा चला रही थी। ये आती कहाँ से थी? ये तो नहीं मालूम, लेकिन इतना मालूम है कि वो रिक्शे से आती थी। हर बारी एक ही रिक्शा होता था? नंबर याद है? नहीं साहब। कोई नाम नहीं, कोई पता नहीं, कोई सुराग नहीं। इस एक औरत को ढूंढ पाना आसान नहीं है, फिर भी मैं अपनी पूरी टीम लगा देता हूँ। सही होगा सर, कल के अखबार में इसकी फोटो छपवा दीजिए। अगर ये औरत यहीं की है तो शायद कोई देखकर पहचान ले। बिल्कुल सही। ये दोनों भीख मांगने वाली लड़कियां आशा और पद्मा गीता को जानती थी, और उस लड़की को भी देखा गया था गीता के साथ।
पर उसके बारे में कुछ जानती नहीं है। पर यह बात कि गीता को लड़का होने वाला था और उस लड़की को भी गीता से लड़का ही चाहिए था। बात साफ है, वो दोनों लड़कियां किसी मेल चाइल्ड की तलाश कर रही थी। ये दोनों लड़कियां या तो अपने आप में गैंग होंगी या किसी बहुत बड़े गैंग का हिस्सा, जो लोग बच्चे को चुराकर निसंतान जोड़े को बेचते हैं, और उनमें से किसी एक जोड़े को लड़का ही चाहिए होगा। वलसाड़ में भीख मांगने वाली गीता से 30,000 में बच्चा खरीदने वाली थी। गीता मर गई तो यहाँ डहानू से बच्चा चुरा लिया। सर, मुझे अभी भी लगता है कि हॉस्पिटल में किसी अंदर के शख्स की मदद के बगैर बच्चा चोरी कैसे हो सकता है। हमने 3 लोगों की कमेटी बैठाई है सर। हॉस्पिटल के हर एक स्टाफ मेंबर के साथ में डिटेल में पूछताछ की है। आपने भी सबसे बात की है, सबके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए हैं। स्टेटमेंट्स हैं अश्विनी जी, पर जरूरी नहीं सब सच बोलेंगे। तो आप बुलवाइए सर, प्लीज कम। लेकिन मैं एक बात बता दूं, अगर हमारे हॉस्पिटल से वाकई में कोई शामिल होता तो मुझे 100% पता चल गया होता। लेकिन लगता है आपको मुझ पर भरोसा नहीं है। बच्चा जब तक मिल नहीं जाता भरोसा किसी पर नहीं किया जाएगा। अश्विन जी, आप पर भी नहीं। स्कूटर पर ट्रैकिंग कैसी चल रही है? एक रजिस्ट्रेशन नंबर के मालिक को कॉल हो रहा है सर। टीम वहाँ खुद जाकर चेक करेंगे, लेकिन सर इसमें टाइम लगेगा। चितले, अगर इतना ज्यादा टाइम लगा ना तो बच्चा आंखों से ओझल हो जाएगा, हम गोल गोल घूमते रहेंगे। उमर गांव में जो बूढ़ा घूम रहा था उस बच्चे के लिए, उस पर कोई प्रोग्रेस? जी नहीं सर। उस बूढ़े को भी लड़का ही चाहिए था, उन दोनों लड़कियों को भी लड़का ही चाहिए था जिन्होंने चुरा लिया। और ये बूढ़ा भी नजर नहीं आ रहा बच्चा मांगते हुए। सर सांठगांठ उन दोनों लड़कियों में और उस बूढ़े में। मिशन सक्सेसफुल हो गया, बच्चा मिल गया और हवा हो गया। शायद वो लोग यहाँ के थे ही नहीं, कहीं दूर के थे, कहीं बहुत दूर के। चितले, क्या हम इतनी दूर पहुंच पाएंगे? 3 दिन हो गए बच्चा चोरी हुए। और फिर आया चौथा दिन और अपने साथ लाया इस केस में एक बहुत ही अजीब मोड़। हमने इस मोड़ की बिल्कुल अपेक्षा नहीं की थी। हेलो, शर्मा साहब, पीएसआई वाघेला, उमर गांव से। क्या खबर है वाघेला? खबर अच्छी है। आपके दहानू के जेआरसी अस्पताल से जो बच्चा चोरी हुआ था वो हमें यहाँ मिल गया है। बच्चा ठीक तो है ना? जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। यहाँ के नर्सिंग होम में देखभाल हो रही है उसकी। उमर गांव में उस सुबह जो हुआ था वो हम सबके होश उड़ा देने वाला था। मैंने रोने की आवाज सुनी। आवाज सुनते ही मैं यहाँ आया। झाड़ी हटा के देखा तो देखिए, चिट्ठी पुलिस के नाम है तो पुलिस को ही आकर इसे खोलने दीजिए। किसी ने बच्चे को छोड़ दिया है। पर आ तो छोकरो छे। लेटर गुजराती में सर। बच्चे को पुलिस और सिर्फ पुलिस के हवाले कीजिएगा। ये बच्चा जेआरसी हॉस्पिटल डहानू से लाया गया था। कृपया वहाँ की पुलिस के हवाले कर दीजिए और उसके माँ बाप को लौटा दीजिए। अगर बच्चा रोए तो टोकरी में एक दूध की बोतल भी रखी है। हमें बच्चे के पास ले चलिए। ना कह सकते हो कि जो भी इस बच्चे को लेके गया था उन्होंने बहुत अच्छे से देखभाल की है इस बच्चे की। जो भी फॉर्मेलिटीज हैं जल्दी कर लीजिए। हमें बच्चे को जल्द से जल्द लेकर जाना है। इसके माँ बाप तरस गए इसे देखने के लिए। इसे लालू बुलाते हैं।
મમ્મી પપ્પાની પાસે જશે લાલુ. बच्चे के पास ये चिट्ठी मिली है, उसमें लिखा था कि बच्चा इसी हॉस्पिटल से चुराया गया था। आपका बच्चा आपको मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले कुछ फॉर्मेलिटीज हैं, वो करनी पड़ेंगी। अब क्या साहब? चाइल्ड केयर कमेटी से कोई आ रहा है, उनकी मौजूदगी में आपको आपका बच्चा अधिकृत रूप से सौंपा जाएगा। हमारा बच्चा हम ही को सौंपेंगे अधिकृत रूप से? वो सब नहीं होगा। मैं अपना बच्चा अब किसी को नहीं दूंगी। नहीं। नंदिनी, बच्चा तुम्हारे पास ही रहेगा, ये सिर्फ कागज पत्री के लिए। ये कागज पत्री फतरी ना आप करना मैडम, हम जा रहे हैं हमारे घर हमारे पोते को लेके। चल रहे बिना चल काशीनाथ जी, काशीनाथ, कानूनी कार्रवाई है कि ये बिना काम नहीं चलेगा। एक छोटी सी बात, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, मान जाइए, विनती करते हैं। एक चौंकाने वाली खबर है। जेआरसी हॉस्पिटल दाहनू से जो 4 दिन का बच्चा चुराया गया था, वो बच्चा उमरगांव के एक खेत में महफूज पाया गया है। उसे किसी ने वहां एक टोकरी में छोड़ दिया था। बच्चे की हालत ठीक है, पर पुलिस की हालत बौखलाई हुई है। उन्हें न गुनहगारों की कोई खबर है, न इस संगीन जुर्म के मकसद की भनक। इस टोकरी और कपड़े से तो कुछ खास पता नहीं लग रहा है। और सर ये दूध की बोतल भी बड़े ध्यान से चुनी गई है। लेवल वेवल कुछ नहीं है इस पर। लेटर कंप्यूटर प्रिंट आउट है और गुजराती में, तो इतना तो साफ है कि GJ और नंबर 46 शायद असली हो सकता है। नकली नंबर प्लेट लगाकर गुमराह करने की कोशिश की गई हो, ऐसा लगता नहीं। और ये दोनों लड़कियां गुजरात साइड की हो सकती हैं। अब उमरगांव कनेक्शन सर, जहां ये बच्चा मिला वहीं पर 2-2.5 महीने पहले ये बूढ़ा एक नवजात बच्चे के लिए घूम रहा था। और वो बूढ़ा ढूंढ रहा था एक लड़के को, और इन दोनों लड़कियों ने भी एक नवजात लड़के को ही चुराया। वो बूढ़ा उमरगांव में ढूंढ रहा था, और इस अगवा किए बच्चे को भी उन्होंने उमरगांव में ही छोड़ दिया। और इन दोनों लड़कियों ने भिखारन गीता से भी डील की थी। शायद गैर कानूनी तरीके से सेक्स डिटर्मिनेशन करवाया गया होगा। पक्का होने के बाद के लड़का है, 30,000 में खरीदने की बात हुई होगी। तो सर हम ये मानकर चलते हैं कि ये बूढ़ा और दोनों लड़कियां एक बच्चा खोज रहे थे, वो भी एक लड़का जो इन्हें वलसाड में भीख मांगने वाली गीता से मिलने वाला था। बच्चा नहीं मिला क्योंकि गीता दिसंबर में चल बसी, इसलिए इन लोगों ने और जगह खोजना शुरू किया। इसी वजह से वो बूढ़ा जनवरी में उमरगांव में आया, लेकिन वहां भी इन्हें कोई बच्चा नहीं मिला। और अब आया मार्च, फिर इन दोनों लड़कियों ने यहाँ ढानू के JRC हॉस्पिटल से उस बच्चे लालू को चुराया। और 4 दिन बाद बच्चा लौटा दिया गया। क्या डर गई थी कि हम इनके गिरेबान तक पहुंचने वाले हैं, या फिर हमारी तहकीकात के इर्द गिर्द किसी ने इन दोनों को टिप दी थी? सर टिप देने वाला या तो यहाँ डानू के JRC हॉस्पिटल से हो सकता है, या वलसाड के आधारदीप हॉस्पिटल से। वलसाड, उमरगांव, दहानू। हमारे सस्पेक्ट इन तीनों जगह के नहीं हो सकते, लेकिन इन तीनों जगह के आसपास के कहीं के होंगे। सब ये वापी, हमें वापी पे फोकस करना चाहिए क्योंकि यही इन तीनों का सेंटर पॉइंट है। पॉसिबल है। जितने भी GJ 46 लिस्ट वाले वापी के रजिस्ट्रेशन है, सिर्फ उन पर फोकस करो। मुझे नहीं लगता ये नंबर जाली होगा। वैसे भी बच्चा तो मिल ही गया, तो सीना चौड़ा कर फिरते हैं, पता तो करें कि आखिर बच्चा चुराया क्यों गया और फिर बच्चा लौटाया क्यों। अब हमने हमारा निशाना सिर्फ वापी पर साधा। हम वैसे भी अंधेरे में तीर चला रहे थे, हमारे हाथ में कोई ठोस सुराग नहीं था। बस सिर्फ इतना अनुमान था कि उस बूढ़े आदमी और उन 2 लड़कियों के बीच में कोई ताल्लुक है। हमारा अनुमान हकीकत में जो हुआ था उसके काफी करीब था। क्या कर रहा है मेरा बेटा? खिचड़ी खा रहा है? ओह ये क्या है? ओके मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ओके बाय बेटा।
चलो भगवान का शुक्र है सब ठीक ठाक हो गया। ये एक खबर पढ़ने के लिए तो तरस गई थी। चल चल, मुझे काम है, मैं बाद में बात करती हूँ। बिना कोई ठोस सबूत के बच्चे के अपहरणकर्ता हमारे हाथ कैसे लगने वाले थे, ये एक बड़ा सवाल खड़ा था हमारे सामने। फिर बतौर जवाब हमारे सामने आई एक लीड। ये लीड हमें बहुत पहले मिलनी चाहिए थी, या मिल सकती थी, पर बच्चे के लौटाने के 7 दिन बाद आई। क्या नाम बताए? सर सुनील बाग नाम है मेरा। धानू में रहता हूँ और बोरीवली में सर्विस करता हूँ। इन दोनों लड़कियों को या इनमें से किसी भी एक को जानते हो तुम? नहीं सर, मैं इन दोनों में से किसी भी लड़की को नहीं जानता। पर हाँ सर, वो आज मैं ऑनलाइन कुछ पढ़ रहा था तो तब ये स्कूटर नंबर वाली बात स्ट्राइक हुई, GJ46। स्कूटर के बारे में तुम क्या जानते हो? सर मुझे लगता है कि मुझे इस स्कूटर का पूरा नंबर पता है। GJ X146R8। पक्का यही नंबर था? हाँ सर, मेरे ख्याल से यही नंबर था। पिछले 7 दिन से अखबार वाले उस बच्चे के बारे में छाप रहे हैं। पूरे 7 दिन बाद आपकी ट्यूबलाइट जली मिस्टर बाग। अब ये तो आप बोलना मत कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते नहीं हैं। एक्चुअली मैडम नहीं पढ़ता, IT में जॉब करता हूँ ना, तो खाने सोने और टॉयलेट के अलावा पूरी लाइफ ऑनलाइन, यहाँ तक कि न्यूज़ भी। वहाँ एक न्यूज़ आई और हॉस्पिटल का नाम भी, और फिर आर्टिकल में वो नंबर वाली बात पढ़ी, तब जाके ये ट्यूबलाइट चली मैडम। तो ये सफ़ेद स्कूटर तुम रोज़ देखते होगे? हमारी बिल्डिंग या ऑफिस के बाहर पार्क रहता हो? जी नहीं सर, एक ही बार देखा था। तो ऐसा क्या खास है इस नंबर में जो एक नज़र में याद हो गया? अब आप लोग मुझसे ऐसे सवालात कर रहे हैं जैसे मैंने खुद कोई क्राइम किया हो। सर उस दिन मुझे सुबह अर्जेंटली किसी काम से ऑफिस पहुंचना था। मैं रिक्शे से स्टेशन की तरफ जा ही रहा था कि तब मेरा ध्यान गया, और वो सर मैं सच कह रहा हूँ, वो लड़की उस टाइम स्कूटर के पास ही खड़ी थी, और जैसे ही मेरी नज़र उस लड़की से मिली तो एकदम से झुक गई। तब मेरा ध्यान सर उस नंबर प्लेट पे गया। सर स्कूटर लोकेट हो गया, GJ X146R8। किसी कविता जोशी का नाम रजिस्टर्ड है, बॉबी का एड्रेस है। सुनिए, कविता जोशी कहाँ रहती है? कविता जोशी का घर यही? हाँ। मैं ही हूँ कविता जोशी। आप कविता जोशी? हाँ। आपका स्कूटर कहाँ है? स्कूटर? जी स्कूटर, GJ X146R8 इस नंबर की है, सफेद रंग की है। ये स्कूटर जो आपके नाम और आपके घर के एड्रेस पर रजिस्टर्ड है, देखिए इसे। नहीं मालूम। देखिए मैडम, ये स्कूटर एक बच्चे के अपहरण में इस्तेमाल हुआ, दहानू में। कहाँ है ये स्कूटर? पहचाना आपने? मुझे नहीं मालूम। ये स्कूटर आपके नाम पे रजिस्टर्ड है, कैसे नहीं मालूम आपको? मुझे नहीं मालूम। आपके घर पे कौन कौन रहता है? मैं और मेरी बेटी रत्ना। कहाँ आपकी बेटी रत्ना है इस वक्त? कॉलेज। फोन कीजिए, बुलाइए उसे तुरंत। रत्ना जोशी? जी मैं ही हूँ रत्ना जोशी। क्या हुआ सर? ये स्कूटर आपकी माँ कविता जोशी के नाम पर रजिस्टर्ड है, पर इन्हें पता तक नहीं। सर वो माँ डिप्रेशन की पेशेंट है, कभी कभी वो ब्लैंक हो जाती है, उन्हें कभी कुछ याद नहीं रहता। लेकिन आप
मुझे ये मेरे स्कूटर के बारे में क्यों पूछ रहे हो? ये तुम्हारी स्कूटर है? जी। तो स्कूटर पर ये दो लड़कियां कौन हैं? ये मेरी बहनें हैं, स्वाति दीदी और प्रीति दीदी। ये स्वाति और प्रीति कहाँ है? वो वापी में रहती है अपने अपने पति के साथ। रत्ना, तुम्हें पता था ना कि तुम्हारी स्वाति दीदी और प्रीति दीदी ने दहानू से एक बच्चा चुराया था? दोनों बहनों के एड्रेस? लेकिन सर उन्होंने बच्चा वापस लौटा दिया था। ऑनलाइन खरीदा सामान है ये जो खरीदा और वापस कर दिया, बच्चा चुराया है। एड्रेस दो दोनों बहनों का, जल्दी। आ रही हूँ, 1 मिनट। स्वाति भट्ट जी। यही एक बच्ची है आपकी? जी। पते का? दफ्तर में है। बुला लो। बच्ची को ने संभालना होगा और तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। हाँ, मैं प्रीति व्यास बोल रही हूँ। बताइए क्या बात है? मैं तुम्हारे ऑफिस से कॉम्प्लेक्स के नीचे ही खड़ी हूँ, जल्दी नीचे आओ। क्यों? बोला ना, चुपचाप नीचे आओ। वैसे भागने की कोशिश मत करना। तुम्हारी बहन स्वाति वो हमारी हिरासत में है। हमारा मकसद बच्चे को नुकसान पहुंचाना बिल्कुल नहीं था सर। तुम लोगों ने बच्चा लौटा दिया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोगों का जुर्म भी मिट गया। बच्चा किडनैप किया था तुम लोगों ने। नुकसान पहुंचाने का मकसद नहीं था तो बच्चे को उमरगांव के खेत में ऐसे अकेले छोड़ के नहीं चले जाते। कुछ 19-20 हो सकता था बच्चे के साथ। नहीं होता मैडम, मैं वही थी। जब तक बच्चा सही सलामत किसी के हाथ नहीं लगा, मैं वहाँ से हिली नहीं थी सर। तो ताली बजाएं हम, तुम्हारा नाम किसी मेडल के लिए रेकमेंड करें, राष्ट्रीय ममता अवार्ड। स्वाति, प्रीति, बच्चा क्यों चुराया? उस वलसाड में भीख मांगने वाली गीता का बच्चा क्यों खरीदने की कोशिश की? उमर गांव में बूढ़ा कौन था जो नवजात बच्चे की तलाश कर रहा था, अच्छी परवरिश का लालच देते हुए? कौन है वो? तुम्हारे गिरोह का सरदार? हमारा कोई गिरोह नहीं है सर। ये हमने फर्स्ट टाइम किया था। पूरे 3 महीने से प्लानिंग चल रही थी, या शायद उससे भी पहले? यही बच्चा क्यों चुराया? हमने बच्चा हमारी माँ के लिए चुराया। तुम्हारी माँ कविता जोशी के लिए? वजह? रत्ना ने आप लोगों को बताया होगा सर, माँ को डिप्रेशन है। तो 4 दिन का चुराया हुआ बच्चा उस डिप्रेशन का इलाज था। कैसे? कहानियां मत बनाओ, मत भूलो कि तुम लोग इस वक्त हवालात में हो। कहानियां नहीं बना रहे सर, सच कह रहे हैं। ये बच्चा हमने अपनी माँ के लिए चुराया, लेकिन उनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है इस सबसे। जो किया हम दोनों ने किया सर, और कोई इन्वॉल्व नहीं है। और कोई भी नहीं? तो फिर उमर गांव में जो बूढ़ा घूम रहा था बच्चे की तलाश में, वो कौन है? वो हमारे नाना जी हैं। मतलब फैमिली बिजनेस है? नहीं मैडम, हमने कहा ना आपसे, हमने जो भी किया अपनी माँ की हेल्प करने के लिए किया।
स्वाति, इसमें मैंने कुछ एडिशनल दवाइयाँ भी लिख दी हैं, इससे फ़र्क पड़ना चाहिए। देखो स्वाति, दवाई अपना काम करेगी, पर गहरे सदमे में है तुम्हारी माँ। उन्हें बहुत ज़रूरत है तुम लोगों की सपोर्ट की। जी समझ रही हूँ, पापा से बात करती हूँ मैं। मुझे उसके साथ होना चाहिए था, उसकी देखभाल ठीक से कर लेता मैं होता तो ऐसा कुछ होने ही नहीं देता। मैं क्या बोल रहा हूं तुम्हारी समझ में आ रहा है कविता? माँ, दवाई। बीमार था तो अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाते, बन जाता। मुझे तो किसी ने बोला तक नहीं। देखिए पापा, हमसे जो हो पाया हमने किया, सब कुछ किया। और राहुल हमारा भी भाई था, इकलौता भाई। स्वाति दीदी, माँ की हालत अब भी वैसी है और पापा फिर से आए थे। पापा को पता है डॉक्टर ने क्या कहा? माँ की हालत और ज्यादा बिगड़ रही है। एक बार नहीं 1000 बार बताया उनको, पर वो है कि वही की वही बात बोले जा रहे हैं। और मम्मी भी कुछ नहीं बोलती है, उन्होंने सब कुछ अपने अंदर रखा हुआ है, बिल्कुल चुपचाप सी रहती है। माँ की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। पापा समझ ही नहीं रहे थे, समझ ही में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। और पापा भी नहीं समझ रहे थे कि माँ की क्या हालत है। राहुल माँ का भी बेटा था, हमारा भाई था वो। उस रात अचानक राहुल को बहुत तेज बुखार चढ़ा। राहुल, 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 राहुल। माँ बैठिए। माँ, क्या कहा डॉक्टर ने? हमने सारी कोशिशें की सर, ऐसा बिल्कुल नहीं था कि हमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं था। हमारा भाई चल बसा। हमें भी बहुत दुख हुआ। राहुल पप्पा का लाडला था, माँ का भी, हम सबका। तो तुम्हें लगा है चुराया हुआ बच्चा तुम्हारी माँ की जिंदगी में राहुल की कमी पूरी कर देगा और वो डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे? नहीं सर, डिप्रेशन जितना भी बढ़े, माँ की देखभाल तो हम तीनों बहनें कर लेती। दरअसल ये बच्चा हमने पप्पा की वजह से चुराया था। ये क्या करने की सोच रहे हैं आप दामाद जी? ये गलत है। प्रीति, स्वाति, रत्ना का तो सोचिए। गोपाल जी, अब ये मेरी गलती तो नहीं है ना कि कविता के लिए बच्चा पैदा करना मुश्किल है? कविता की भी तो कोई गलती नहीं है ना दामाद जी। जो राहुल को खो दिया हम सब ने, वो माँ है उसकी, सबसे ज्यादा सदमा उसे पहुंचा है। अब वही बात बार बार दोहरा के आप मुझे सदमा मत दीजिए। देखिए, मैं दूसरी शादी कर रहा हूं, मतलब कर रहा हूं। पापा के इस फैसले से हम सब हैरान थे। पापा चाहते थे कि माँ फिर से माँ बने, ताकि उन्हें फिर से एक बेटा मिल सके। हम 3 बहनों के बाद राहुल पैदा हुआ था। जब राहुल पैदा हुआ तब सही मायनों में पापा को बच्चा पैदा होने की खुशी हुई। हम नहीं चाहते थे सर, पापा माँ को छोड़कर दूसरी शादी करें, वहां बच्चे पैदा करें। पापा ऐसा करते तो माँ का डिप्रेशन और बढ़ जाता। पापा भी ना कोशिश कर रहे हैं कि मम्मी फिर से माँ बने। अब कौन समझे, एक तो मम्मी की उम्र नहीं है, ऊपर से उनका डिप्रेशन, और पापा की उम्र भी तो क्या पागलपन है ये। अगर हम पापा से कह दें कि माँ प्रेग्नेंट है तो? लेकिन दीदी इससे क्या फायदा होगा? और ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 9 महीने तक शादी टल सकती है पापा की, उसके बाद क्या? पापा को बेटा चाहिए ना, इसलिए यहाँ आते हैं। अगर हम पापा से कह दें कि माँ प्रेग्नेंट है तो वो वापस यहाँ नहीं आएंगे। हाँ दीदी, लेकिन 9 महीने बाद क्या? दीदी, आप क्या करने का सोच रही हैं? नाना, माँ बच्चा पैदा करने वाली है, ये बात पापा को दूसरी शादी करने से रोक देगी।
और उसके बाद? उसके 9 महीने बाद घर में एक नवजात बच्चा आएगा, लड़का। हम पापा से कह देंगे कि माँ ने जन्म दिया है। लेकिन दीदी, हम एक नवजात बच्चा और वो भी लड़का कहाँ से लेकर आएंगे? बच्चा चुराने का प्लान तो था ही नहीं सर। दरअसल हम बच्चा गोद लेने की सोच रहे थे, कोई ऐसा बच्चा जो किसी को चाहिए ना हो। तभी तो सर स्वाति दीदी ने वलसाड में भीख मांगने वाली गीता को ढूंढा, उससे बात की। तो तुम लोगों को पता था कि गीता के पेट में वो बच्चा लड़का था? सोनोग्राफी कहाँ से कराई? मैंने कोई सोनोग्राफी नहीं करवाई। गीता खुद मुझसे बोलती थी कि उसके पेट में लड़का है। अब उसे कैसे पता ये मुझे नहीं मालूम। और तुमने उसकी बात मान ली ऐसे ही? हमारे पास ये चांस लेने के अलावा और कोई चारा ही नहीं था। हम बस किसी तरह से अपने माँ पापा की शादी बचाना चाहते थे। फिर गीता 7 महीने पर अपने बच्चे के साथ चल बसी। हमारा पूरा प्लान चौपट हो गया। तुम लोगों को वाकई लगा कि इस तरह का प्लान कामयाब हो जाएगा? और तुम्हारे पापा, वो तुम्हारी मम्मी को मिलने कभी नहीं आते? हाल चाल पूछने भी नहीं? हमें मालूम था सर, वो नहीं आएंगे। वो वडोदरा में रहते हैं सर, वहीं सर्विस करते हैं। 4 महीने में एक बार आते हैं घर। और राहुल के बाद तो जब भी घर आते हैं बस इसीलिए कि माँ दोबारा से माँ बन सके। गीता नहीं मरती तो ये सब कभी होता ही नहीं सर। अचानक से इतना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा हमारे सामने। 2 महीने में बच्चा ढूंढ निकालो, वो भी लड़का। नाना जी जगह जगह ढूंढते भटकते रहे, ऐसे माँ बाप की तलाश में जो अपना नवजात लड़का पालना ना चाहते हों और हमें देने को राजी हों। प्रीति और मैंने भी कई हॉस्पिटल्स के चक्कर काटे, इस उम्मीद में कि कहीं किसी ने कोई बच्चा छोड़ दिया हो जिसे हम अपना सकें। मैंने ये भी कोशिश की कि मैं कोई बच्चा अपने नाम से गोद ले लूं अनाथालय से और फिर वो बच्चा माँ को सौंप दूं। पर हमें कहीं पर भी सफलता नहीं मिली सर। तब तुमने जीआरसी हॉस्पिटल को निशाना बनाया? हमने पहले भी जीआरसी हॉस्पिटल के चक्कर लगाए थे। हमें लगा वहां से बच्चा आसानी से उठाया जा सकता है। लौटाया क्यों? डर गई थी अखबार पढ़कर, टीवी में अपने बारे में न्यूज़ देखकर? नाना ने एक खबर पढ़ी थी। हमने उन्हें नहीं बताया था कि ये बच्चा हमने चुराया था, और ना ही रत्ना को बताया था। हमने तो नाना को ये बताया था कि ये बच्चा हमें कुछ पैसे देकर मिला है। लेकिन क्या स्वाति? हमें लगा था बच्चे को गोद में लेकर माँ की कंडीशन सुधरेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। माँ देखो ना, आपका बेटा लौट आया। माँ, राहुल लौट आया, देखो इसे। बच्चा बहुत छोटा था, उसे देखभाल की जरूरत थी, और माँ की ये हालत थी कि वो खुद की ही देखभाल नहीं कर पा रही थी। ऐसे में वो क्या ख्याल रखती बच्चे का। और ऐसी हालत में हम पापा को बता ही नहीं सकते थे कि माँ ने एक लड़के को जन्म दिया है। वो दौड़े दौड़े आते ज़रूर, लेकिन माँ का रवैया देखकर 2 मिनट में चोरी पकड़ लेते कि ये उनका बच्चा नहीं है। हम ये जान गए थे कि बच्चे को हमारी माँ की देखभाल में नहीं छोड़ा जा सकता। या तो मुझे उसे अपने घर ले जाना पड़ता या प्रीति को। लेकिन कैसे ले जाते सर? हमारे पतियों को ये भनक तक नहीं थी कि हम दोनों बहनों ने ये सब कुछ कर दिया है। वो बिल्कुल अनजान थे, यकीन नहीं होता। ये सच है सर। रत्ना तक को हमने नहीं बताया था कि ये बच्चा चुराया हुआ है। वो तो नाना को पता चलने के बाद हमें कबूलना पड़ा। तुम दोनों ने धानु के जीआरसी हॉस्पिटल से इस बच्चे को चुराया है ना? और कोई रास्ता नहीं था नाना।
ये देखो, हो सकता है थोड़ा वक्त लगे, लेकिन पुलिस तुम्हारे दर तक पहुंचेगी जरूर। मुझे नहीं लगता तुम्हारी माँ इस बच्चे को संभाल पाएगी, और इस बच्चे की वजह से उसकी हालत में कोई सुधार आएगा। बेटा, मेरी मानो, इस बच्चे को लौटा दो। करने दो तुम्हारे पापा को दूसरी शादी, और भगवान से प्रार्थना करो कि दुनिया के सारे लड़के उसी के घर में जन्म लें। लेकिन बेटा, इस बच्चे को लौटा दो। कहीं इस मासूम के माँ बाप की हालत भी वही ना हो जाए जो तुम्हारी माँ की। हाँ सर, हमने जुर्म किया, संगीन जुर्म किया सर। हमने स्वार्थी नजरिए से सोचा, सिर्फ अपनी माँ के लिए सोचा। उस बच्चे के माँ बाप के दुख के बारे में तो सोचा ही नहीं हमने। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। पता नहीं क्या सोच रहे थे हम, पता नहीं ऐसा ख्याल आया भी कैसे मन में। नहीं आना चाहिए था, ऐसा ख्याल तुम लोगों के जहन में नहीं आना चाहिए था। और अगर ख्याल आया भी था तो अमल तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। स्वाति, प्रीति, हमें तुम लोगों को गिरफ्तार करना होगा। चार्जेस लगेंगे तुम। एक सदमे की गिरफ्त से तो निकला नहीं था ये परिवार, जो एक और बड़े सदमे के तले कुचला गया। प्रीति और स्वाति के पति दंग रह गए जानकर कि उनकी पीठ पीछे उनकी पत्नियों ने इतनी बड़ी साजिश रची थी। क्या इस हादसे के चलते प्रीति और स्वाति के पिता राजेंद्र जोशी पर कोई असर हुआ, यह हमें नहीं मालूम। बच्चा अब अपने माँ बाप के पास महफूज है, जहां उसे हमेशा से होना चाहिए था।